आज मैं पुनः आपके लिए जो पिछली बार आपको पढ़ाया गया था कोशिका में, तो आपके उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपको बताया गया था। गाल्जी का जो गाल्जी बॉडी थी, रसधानी, यहाँ तक आपको पहले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आपको बता दिया गया है। आप उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे कहाँ से, तारक काय से। ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या है, यह आपको बहुत तरीके से ध्यान से देखना। जो सेंट्रोसोम है उसके जो खोज किए थे उनका नाम है बोबरी। उनका नाम क्या है? बोबरी। ठीक है। इसका जो मुख्य काम है यह कोशिका का विभाजन करता है। इसका मुख्य काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। ठीक है। कोशिका का विभाजन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि वह कोशिका को तोड़कर खत्म करता है, नहीं। कोशिका विभाजन का मतलब है कि कहीं की कोशिका अगर टूट जाए तो वहां से एक कोशिका टूटी तो कई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यह होता है कोशिका विभाजन। इसमें दो चीज आपको ध्यान देना है। सेंट्रोसोम में जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन का मतलब पुनर्निर्माण करना किसका? कोशिकाओं का। कहीं की कोशिका अगर टूटती है, खत्म होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से खत्म हो गया। मतलब कोशिका टूटती है तो वहाँ पर अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए इसका मुख्य काम क्या है? पुनर्निर्माण। अब आइए ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं लीवर और ब्रेन, जिसके ये जो सेंट्रोसोम है, ये जो कोशिका का विभाजन, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है, तो सबसे ज़्यादा कोशिका का पुनर्निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। वहाँ की कोशिकाएं जब भी टूटती हैं, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है, वह अपने आप क्या हो जाता है? बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जो ब्रेन होता है, मतलब इसमें पुनर्निर्माण बहुत जल्दी होता है। किसमें? लीवर में। लेकिन जो ब्रेन में होता है, यहाँ पर कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। तो पुनर्निर्माण जो होता है ब्रेन में नहीं होता है और कोशिका का पुनर्निर्माण लीवर में होता है। जो ब्रेन में होता है क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। ब्रेन में क्या होता है? न्यूरॉन सेल होता है। वो न्यूरॉन सेल 90% होता है। न्यूरॉन सेल कितना परसेंट होता है? 90% न्यूरॉन सेल होता है। तो ब्रेन में कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता, लीवर में कोशिका का पुनर्निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि अब कहने का मतलब है कि इसमें 10% गिलियन सेल होता है। 10% गिलियन सेल होता है। तो ये जो दिक्कत है कि जो कोशिका का विभाजन, जो पुनर्निर्माण होता है लीवर में, ब्रेन का जो निर्माण नहीं हो पाता है किसमें? ब्रेन में निर्माण उसका नहीं हो पाता है। लेकिन जो कैंसर की बीमारी होती है, जो कैंसर की बीमारी होती है, कोशिका का एकाएक बहुत झटके में अधिक से अधिक बन जाना, वो कैंसर होता है। कहीं की कोशिका टूटी और उसका पुनर्निर्माण हो गया, लेकिन अगर कहीं ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है एकाएक बहुत झटके में, तो वहाँ पर कैंसर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो निर्माण होता नहीं ब्रेन में, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन सेल 90% होता है और इसमें जो कोशिका का निर्माण होता है, पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। क्यों? ब्रेन ट्यूमर जो आपने सुना होगा वो कैंसर का ही रूप है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 10% गिलियन सेल है इसमें, उसके चलते मतलब गिलियन सेल में कोशिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। इसी वजह से इस गिलियन सेल के कारण ही ब्रेन में जो ब्रेन ट्यूमर होता है वह हो जाता है, ब्रेन का कैंसर हो जाता है। किसके चलते? गिलियन सेल के चलते। न्यूरॉन सेल 90% होता है, गिलियन सेल 10% है। दोनों कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। ठीक है। लीवर में कोशिका का पुनर्निर्माण होता है। आए समझ में आपको? आइए अब हम बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्टकट में ER कहते हैं।
अंतःप्रदेश जालिका जो है वो आंतरिक कंकाल, जो हमारा शरीर है, जो अंदर का जो कंकाल मतलब जो ढांचा होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए वो क्या है, अंतःप्रदेश जालिका। इसके बाद आंतरिक सहायता जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको सपोर्ट करता है कि ताकि वो क्या हो जाए, कोशिका दबने न पाए। अब बात करते हैं, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ का मतलब प्लेन, मुलायम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वसा होता है, जो हम लोग घी वो बोलते हैं चर्बी टाइप का, वो क्या होता है, मुलायम होता है। तो इसके दो पार्ट, स्मूथ ईआर और रफ ईआर, इसको शॉर्टकट में हम ईआर बोलते हैं। तो स्मूथ ईआर जो होता है वो वसा का निर्माण करता है, और जो रफ ईआर होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम भी करता है, ठीक है। मेन रूप से जो उसमें पार्ट होता है उसको दो पार्टों में है, एक स्मूथ और एक रफ। तो रफ वाला जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो स्मूथ अंतःप्रदेश जालिका होती है वो वसा का निर्माण करती है। तो आपने क्या समझा, अंतःप्रदेश जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में ईआर बोलते हैं। यह आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता इसका मुख्य काम है। इसके दो पार्ट होते हैं, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। जो स्मूथ ईआर है वह वसा का निर्माण करता है, जो स्मूथ ईआर है, रफ ईआर है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम का। ध्यान से आप लोग इसे राइबोसोम का, राइबोसोम ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम जो होता है, इसके जो खोज किए थे वो पलाडे ने किए थे। राइबोसोम की खोज किसने किया था, पलाडे ने किया था। इस राइबोसोम अभी आपने देखा अंतःप्रदेश जालिका में, जो अंतःप्रदेश जालिका का जो रफ ईआर होता है वो उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, ये होता है 70S, एक होता है 80S। एवं नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए 70 बड़ा है कि 80 बड़ा है, तो 80 बड़ा है वह सेडिमेंटेशन होता है, एक इफेक्ट होता है, उसको S से दर्शाया जाता है। तो 70S और 80S, इसमें S 80 जो है बड़ा है, तो जो 80 बड़ा है इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जो 70S जो छोटा होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मतलब अंक के हिसाब से कहने का मतलब क्या कि 80 और ये 70, ये अंक से मतलब ध्यान देना है कि अगर किसी भी द्रव में अगर कोई भी दो वस्तु को डुबाए, जो आकार में, मेन रूप से देखा जाए आकार की चर्चा करेंगे यहाँ पर, जिसका आकार बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका आकार छोटा होगा वो छोटा होगा। तो आकार के हिसाब से किस द्रव में जो चीज़ को अगर डालें हम, और जो चीज़ सबसे पहले अंदर जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 80S के अंतर्गत, और जो छोटा होगा जो बाद में जाएगा वो 70S के अंतर्गत हो जाएगा। सबसे मुख्य रूप से देखा जाए, इसकी एक साधारण आपको जानने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस चीज़ को हम वो बिना माइक्रोस्कोप को देखा जाए तो उसको वो किसके अंतर्गत आता है, यूकैरियोटिक। और जिसको देखने में माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। बात करते हैं हम केंद्रक के बारे में, जो न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस की जो खोज किए थे उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। सबसे ध्यान देना है कि इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, केंद्रक को हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसी केंद्रक को हम कंट्रोलर भी बोलते हैं, नियंत्रण जो करता है, ठीक है। मतलब रॉबर्ट ब्राउन इसमें कुछ करता है, ब्रेन ऑफ सेल भी इसको हम कहते हैं, किसको, केंद्रक को, न्यूक्लियस को, और कंट्रोलर भी बोलते हैं। अब ध्यान देना है कि केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है और डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक है। जो केंद्रक होता है इसमें प्रोटीन लगभग 80% होता है, प्रोटीन की मात्रा लगभग 80% होता है, और डीएनए होता है 10%, और जो 10% बचा उसमें सब मिलकर रहते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्रेन ऑफ सेल इसको कहते हैं, इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए प्राप्त होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए होता है, और शेष 10 में सब रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है इसी के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं हम लाइसोसोम। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं लाइसोसोम का। लाइसोसोम जो होता है उसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम है डी ड्यूलर, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक पदार्थ होता है, जो भी हमारे शरीर सेल में है, जो अंदर है, उसको अगर उस पर छीट देगा तो क्या कर देता है, जला देता है। यह आत्मघाती होता है, मतलब एटम बम की तरह काम करता है।
आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सेल, कोई भी सेल हो अगर ख़राब हो जाता है तो उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम कर देगा। थोड़ा सा छिटक दे देगा, वो क्या हो जाएगा? जल कर ख़त्म हो जाएगा। जैसे कभी भी हमें चोट लगती है तो हमारा कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, दरवाजे में जो अंगुली है वो पड़ जाती है, या कोई डंडे से कहीं मार देता है, तो ध्यान देना आप लोग कि वहाँ पर काला मतलब ब्लैक कलर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की कोशिका मर गई। और कभी कभी ऐसे जगह पर जब ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब लाइसोसोम भी वहाँ मर गया। तो लाइसोसोम यदि मर जाता है तो जो अगल बगल के कोशिकाओं के लाइसोसोम हैं वो तो देखते हैं कि अरे यहाँ क्या हो गया। तो अगल बगल के लाइसोसोम होंगे, उनको अपना जो जल अपघटक है वो धीरे धीरे क्या कर देंगे, सबको, सभी लोग मिलकर इसको देंगे। तो धीरे धीरे हम लोग गर्म वरम पानी से क्या करते हैं, उसको धोते हैं, मतलब गर्म पानी से उसको धोते हैं। तो धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते में वो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है, वो ब्लैक कलर क्या होता है? हट जाता है। तो जो अगल बगल के जो लाइसोसोम हैं वो उस वहाँ के जो लाइसोसोम होते हैं वो तो मर गए होते हैं। तो अन्य कोशिकाओं को सही करने के लिए जो अगल बगल के लाइसोसोम हैं वे अपना जो जल अपघटक पदार्थ है वो क्या करते हैं? छींट देते हैं, तो क्या होता है? ठीक हो जाता है। अब ध्यान देना, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि इनमें से जो भी पार्ट है, वो माइटोकांड्रिया है, रसधानी है, उसके बाद राइबोसोम है, तारक काय है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये सभी लोग यदि काम करना बंद कर देंगे, यदि काम करना क्या कर दें? बंद कर दें, तो अब लाइसोसोम क्या करेगा? मतलब सभी लोगों सब सोचेंगे कि अरे अब सभी लोग स्ट्राइक पर चले गए। तो क्या करेगा कि यह अपने आप को क्या कर देता है? फाड़ देता है, ठीक है। तो जो भी उसके अंदर जल अपघटक है सब के सब क्या हो जाएगा? खराब, मतलब सब के सब मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती, या एटम बम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। वो अपने आप को ही क्या कर देगा? फाड़ देता है, ठीक है। यह जो है आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। हम आरबीसी आपको बताएं कि इसका अर्धवायु मतलब जीवित रहने का 120 दिन लगभग जीवित रहता है, और यह प्लीहा में जाकर क्या होता है? मर जाता है। तो लाइसोसोम जो होता है आरबीसी में मतलब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। इसी वजह से यह कहीं भी रहेगा, वो जाकर कहाँ मरेगा? प्लीहा या यकृत में मरता है, कहीं नहीं मर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो आप एक एक चीज़ को एक एक नंबर के हिसाब से आप इसको समझते चलिएगा। तो आप इस चीज़ को आप नोट करिए। आगे उत्सर्जन के टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। तो